हैं विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है ना। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब है कि जो मैग्नेट, ठीक है, जो मैग्नेट का गुण जो है, जो चुंबक का गुण जो है, ठीक है, विद्युत से उत्पन्न होता है। यानी चुंबक का गुण जब विद्युत से जब उत्पन्न होगा तब उसे कहते हैं विद्युत चुंबक। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक परिनालिका लेते हैं। परिनालिका होता क्या है? तो परिनालिका एक अधातु का बना हुआ बेलनाकार आकृति होता है जिसके ऊपर तार को लपेट देते हैं। ठीक है, तांबे के तार को लपेट देते हैं। और जब तांबे के तार को हम लपेट देते हैं, उसमें जब धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह जो है परिनालिका एक चुंबक के भांति कार्य करता है। जैसे चुंबक जैसा गुण प्रदर्शित करता है ना, वैसा ही गुण जो होता है वह एक परिनालिका प्रदर्शित करने लगता है। ठीक है, वो चुंबक के जैसे बिहेव करने लगता है। ठीक है, यानी उसमें चुंबक का गुण आ जाता है, यानी उसको हम कहते हैं चुंबकत्व। जब परिनालिका में जब धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके पास चुंबकत्व का गुण आ जाता है, और यह गुण उतना ही समय तक रहता है जितना समय तक इसमें धारा प्रवाहित किया जाए। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबक। तो विद्युत चुंबक क्या है? तो वैसा चुंबक जिसमें चुंबकत्व का गुण, चुंबकत्व का मतलब है आकर्षण और विकर्षण का गुण, जिसमें चुंबकत्व का गुण उतने ही समय के लिए उपस्थित रहता है जितना समय के लिए परिनालिका में धारा प्रवाहित हो। अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है तो यह चुंबक की भांति कार्य कर रहा है, लेकिन जब यह इसमें धारा अगर हटा दिया जाए तो इसमें चुंबक का गुण क्या होगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस चुंबक को क्या कहेंगे? विद्युत चुंबक। चुंबकीय के गुण तभी तक आएगा जब तक परिनालिका में धारा प्रवाहित किया जाए। अच्छा, इसमें कितना चुंबकीय गुण आएगा, इसमें चुंबकत्व का कितना गुण आएगा, तो इस पर डिपेंड करेगा कि परिनालिका के ऊपर में तार कितना लपटा गया। ठीक है, यानी लपेटन की संख्या पर। और दूसरा डिपेंड करता है कि इसमें प्रवाही धारा कितना है। देखो विद्युत चुंबक क्या है? तो विद्युत चुंबक वैसा चुंबक है जिसमें चुंबकत्व का गुण उतना ही समय के लिए रहता है, उपस्थित रहता है जितना समय के लिए परिनालिका में धारा प्रवाहित किया जाए। अगर परिनालिका में धारा प्रवाहित अगर नहीं करेंगे तो इसमें चुंबकत्व का गुण खत्म हो जाता है। ठीक है, और जो भी आप चुंबक देखते हैं ना, जो इसमें चुंबकीय गुण हमेशा के लिए रहता है, तो वह एक प्रकार का अस्थायी चुंबक होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ समय के लिए, जैसे यह परिनालिका है और इस परिनालिका के अंदर में जो छेद है, ठीक है, जो बेलनाकार है, बेलनाकार खोखला बेलन है, उस बेलन के अंदर में हम क्या करते हैं, जैसे यह बेलन है ना, अब इसके अंदर में हम एक लोहे का रॉड डाल देते हैं। ठीक है, तो अचानक इसका चुंबकीय गुण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जितना होना चाहिए अगर इसको नहीं रखते तो चुंबकीय गुण कम रहता है, लेकिन जब इसको हम रख देते हैं तो चुंबकीय गुण बढ़ जाता है। बात समझ में ना। लेकिन अगर विद्युत अगर नहीं भी दिया जाए तो यह जो चुंबकीय, यह जो लोहा का जो तार है, यानी कि लोहा का जो क्रोड है, इसमें चुंबकीय गुण कुछ समय के लिए रहता है। ठीक है ना, कुछ समय के लिए रहेगा, अचानक यह खत्म नहीं होगा। बात समझ में आया ना। हाँ, यानी कि क्या किया जाता है, परिनालिका के भीतर में जब हम कोई चुंबकीय लोहा का नरम लोहा का जब क्रोड डाल देते हैं, ठीक है, और अगर मान लेते इस क्रोड को बाद में निकाला जाए तो यह चुंबकीय गुण तब पर ही प्रदर्शित करता है कुछ समय के लिए। इसके बाद कुछ समय के बाद वह विचुंबकित हो जाता है, यानी कि उसका गुण नष्ट हो जाता है। लेकिन जब हम यहाँ पर नरम लोहा न डाल करके स्टील डालते हैं, ठीक है, स्टील डालते हैं, स्टील, अगर हम स्टील डालते हैं, स्टील समझते हो ना, ठीक है, हम जब स्टील डालते हैं तो उसके अंदर में क्या होता है, चुंबकीय गुण धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन जब एक बार वो बढ़ जाता है तो वो जल्दी भी चुंबकित नहीं होता है। नरम लोहा क्या करता है कि डाले आज जल्दी से बढ़ गया उसका चुंबकीय गुण, लेकिन जैसे निकाल दिए तो जल्दी खत्म भी हो जाता है। समझ में आया ना। और स्टील जो होता है वो धीरे धीरे चुंबकीय गुण लाता है, लेकिन एक बार लाता है ना तो वह पूरा फिक्स हो जाता है। ठीक है, देखो दो तरीका का आदमी, वो आदमी कुछ तनका कर दीजिएगा ना तो सीधे गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, गलती ठीक है, तुरंत शांत हो जाएगा। लेकिन एक आदमी होगा
कितना कुछ कहिएगा उसका गुस्सा नहीं आया, नहीं आएगा, नहीं आया, नहीं नहीं नहीं, एक्टिवेशन गुस्सा आएगा ना, ठीक है, शांति हो जाएगा, तुमसे एकदम 2-4 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक बोलबे नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसा 2 तरीका के लोग होता है कि नहीं होता है, ठीक है। एक आदमी को कोनो बात में पिनक जाता है, एक होता है वो कि नहीं पिनकता रहता, लेकिन एक बार पिनकी अगर आ गया, अगर एक बार गुस्सा आ गया तो वो हमेशा के लिए गुस्सा रहेगा। तो नरम लोहा जो होता है, जब इसमें हम अंदर में से डालते हैं तो नरम लोहा जो होता है वो चुंबकीय गुण तो जल्दी बढ़ा देता है, लेकिन जल्दी खत्म भी हो जाता है। लेकिन जब हम स्टील डालते हैं तो स्टील क्या होता है, स्टील का जब क्रोध डालते हैं तो स्टील धीरे धीरे चुंबकीय गुण अपना बढ़ाता है, और एक बार जब उसका अस्थायी हो जाता है तब इस तरीके से उसका गुण जो होता है वो, ठीक है, खत्म नहीं होता, यानी अस्थायी हो जाता है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि नरम लोहा का उपयोग जो होता है विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है, और स्टील का उपयोग जो था वह स्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है। अस्थायी चुंबक मतलब कि एक बार चुंबकित हो गया तो हमेशा रहेगा। यानी कि विद्युत चुंबक कहने का मतलब है कि जितना समय तक धारा प्रवाहित करे उतना ही समय या कुछ और समय तक रहेगा। जब हम नरम लोहा का कोट देते हैं तो नरम लोहा जो होता है विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है, और स्टील जो होता है वो अस्थायी चुंबक बनाने में किया। विद्युत चुंबक के लिए उपयोग होगा, आपसे पूछेगा ऑप्शन में, और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से पदार्थ का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है। 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन में से आपको नरम लोहा में टिक लगा देना है। अगर मान लेते हैं कि अगर आपको अगर रहेगा कि कौन सा ऐसा है जिसको अस्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है, ठीक है, तो स्टील का उपयोग। स्टील को हम लोग क्या कहते हैं, इस्पात भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें कितना गुण प्रदर्शित करेगा किस पे डिपेंड करता है, तार के लपेटन की संख्या पर और परिनालिका में प्रवाही धारा पर। जितना ज्यादा तार को अगर हम लपेटते हैं उतना ही ज्यादा इसमें चुंबकीय गुण आएगा, और परिनालिका में जितना ज्यादा करंट हम देंगे उतना ही ज्यादा ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। समझ में ना। और एकदम चुंबक के जैसे नॉर्थ पोल कैसे होता है, साउथ पोल कैसे होता है, ठीक है, उसी तरीका से ये एकदम बिहेव करता है, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो अब इसको देखो, जब धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, धारावाही चालक में समझते हैं जिसमें धारा का प्रभाव हो सकता है, ठीक है ना। धारावाही चालक मतलब जिसमें धारा का प्रवाह हो सकता है वो धारावाही चालक कहलाता है, यानी कैरिंग कंडक्टर कहलाता है। और जब उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो यानी कि पहले देख लो, जैसे हुआ क्या कि हुआ क्या कि हम एक चुंबकीय क्षेत्र में, जहां चुंबक है, चुंबक समझो ना कि इस तरफ एगो चुंबक है, इस तरफ एगो चुंबक है, तो इसके बीच में चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है ना। अब एगो पंखा इधर से लागल है, स्टैंड फैन एगो इधर से लागल है, हम बीच में है, ठीक है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र बीच में है, हवा बीच में है। तो अगर बीच में अगर किसी चालक पदार्थ को रखा जाए और उसमें धारा जब प्रवाहित किया जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, समझ में आना। उस पर क्या हुआ, एक बल कार्य करता है। अब जैसे यह तार है, अब इस तार को जैसे चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ है, ठीक है, इस तरफ है, इस तरह इधर जा रहा है। अब जैसे इसमें करंट हम देंगे ना तो होगा क्या कि इस पर एक बल लगता है, या बल जो होता है या ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा, ये डिपेंड करता है किस बल पर, तो ये डिपेंड करता है चुंबकीय क्षेत्र के दिशा पर और प्रवाही धारा की दिशा पर। सबसे पहले देखो होता क्या है कि जब हम किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो धारावाही चालक पर एक प्रकार का बल कार्य करता है, यानी बल लगता है, ठीक है। यानी तार रखेंगे, तार टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। और यह जो होता है बल डिपेंड करता है किस पर, तो चुंबकीय क्षेत्र के दिशा पर और प्रवाही धारा के दिशा पर। समझ में आना, कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा पर डिपेंड करता है कि किधर वो बल लगाएगा, ठीक है। अब जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ था, जैसे इसको हम बल लगाएं, ठीक है, यह क्या किया, तार ऐसे मुड़ गया ऊपर में, हम धारा की दिशा जैसे उल्टा कर दिए
ये तार नीचे में मुड़ गया। तो इस तरीका से कुछ हुआ, ठीक है। अब कहा कि मुड़ेगा किधर, ये कैसे पता चलेगा? तो यह पता चलेगा, आपको दिया है फ्लेमिंग का बामहस्त नियम, ठीक है। फ्लेमिंग का बामहस्त नियम, बामहस्त नियम क्या है? बम्मा हाथ का, ठीक है ना। फ्लेमिंग का बामहस्त नियम, ये रूल दिया, ठीक है। अब ये रूल क्या है? ये रूल कह रहा है कि देखिए कि जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें बल की दिशा हम लोग फ्लेमिंग के बामहस्त नियम से निकालते हैं। फ्लेमिंग का बामहस्त नियम क्या है? तो यहाँ पर फ्लेमिंग कह रहा है कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, ठीक है, और धारा प्रवाहित किया जाए, तो इसमें 3 उंगलियां को इस तरीका से मोड़ो। 3 उंगली को, कौन कौन? तो ये माध्यमा, इसको बोलते तर्जनी, इसको कहते अंगूठा। यानी कि अपने बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और माध्यम को इस तरीका से मोड़ो कि माध्यमा धारा की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अंगूठा बल की दिशा को दिखाता है, ठीक है। और ये सब एक दूसरे पर लंब होना चाहिए, 90 डिग्री बनाना चाहिए। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, सब एक दूसरे पर 90 डिग्री होना चाहिए, एकदम खड़ा होना चाहिए। यह इस पर खड़ा है, यह इस पर खड़ा है, ठीक है, इस पर खड़ा है कि नहीं है? तो कह रहा है कि अपने बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और माध्यमा को इस तरीका से समकोणित बनाओ कि माध्यमा धारा की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये बल की दिशा को दिखाता है। अब देखिए क्या कह रहा है इसका मतलब, यानी कि कह रहा है चुंबक का दिशा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा क्या होता है? चुंबक का दिशा होता है, ठीक है, चुंबक का दिशा क्या होता है? तो चुंबक का दिशा जो होता है, ठीक है, चुंबक का जो दिशा होता है वह दिशा होता है नॉर्थ से साउथ की तरफ, होता है ना। तो यानी कि अगर हमारे नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, तो क्या होगा? चुंबक इधर जाएगा, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र उधर जा रहा है, ठीक है। कोई तार बीच में रख करके इसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं ना, इसके बीच में तार रख करके जब धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा की दिशा इस तरफ हो गया। तो ये जो बल मुड़ेगा ना, जो बल लगेगा, ये ऊपर की तरफ, अंगूठा कहाँ दिखा रहा है? ऊपर की तरफ दिखा रहा है। लेकिन जैसे धारा की दिशा उस तरफ न हो करके इसकी दिशा को बदल दिया जाए, ऐसे कर दिया जाए, तो अब ये अंगूठा कहाँ चलाया? नीचे की तरफ। तो बल किधर लगेगा वो डिपेंड करता है, सबसे पहले धारा के ऊपर डिपेंड किया, ठीक है। अगर धारा उधर जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र बल जो था ऊपर लग रहा है, लेकिन जब अगर इसकी दिशा को बदल दिए हैं तो इसका क्या होगा? बल नीचे की ओर लग रहा है। लेकिन अगर चुंबकीय क्षेत्र को भी बदल दिया जाए, चुंबकीय क्षेत्र इधर नहीं रह करके इधर रहे, ठीक है, तो यहाँ पर इधर रहता तो क्या हो रहा है? चुंबक बल की दिशा बदल गया कि नहीं, ठीक है, धारा बदल गया। तो यहाँ पर फ्लेमिंग का बामहस्त नियम कहता है कि किसी भी धारावाही चालक में कितना बल कार्य करेगा, इस बल का जो दिशा बल जो होता है वो बल लगता है, और बल की दिशा जो होता है वो प्रवाही धारा पर डिपेंड करता है और चुंबकीय क्षेत्र पर डिपेंड करता है। तो कैसे डिपेंड करता है? तो क्या कर रहा है कि अपने फ्लेमिंग ने कहा कि अपने बाएं हाथ के अंगूठा को, तर्जनी को और माध्यमा को इस तरीका से बनाओ, इस तरीका से समकोणित बनाओ, जिसमें ये धारा की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये जो है बल की दिशा को दिखाता है। यानी कि माध्यमा धारा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र यानी क्षेत्र की दिशा और अंगूठा बल की दिशा। अपने बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी, माध्यमा, अपने बाएं हाथ के तर्जनी, माध्यमा, अपने बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी, माध्यमा को इस तरीका से समकोणित बनाया जाए, अपने बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी, माध्यमा को इस तरीका से समकोणित बनाया जाए कि माध्यमा धारा की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अंगूठा बल की दिशा को दिखाता है। माध्यमा तर्जनी और अंगूठा
धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, सीधे नहीं बोलो, बोलो कि अंगूठा बल की दिशा, ठीक है। माध्यमा तर्जनी और ये अपने बाएं हाथ के अंगूठा तर्जनी माध्यमा को इस तरीका से समकोणित किया जाए कि माध्यमा धारा की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अंगूठा बल की दिशा को दिखाता है, ठीक है ना। ठीक है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ के बोलो, अपने बाएं हाथ के इस प्रकार समकोणित किया जाए कि माध्यमा धारा की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और बल की दिशा को बताता है, ठीक है ना। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ के अंगूठा तर्जनी और माध्यमा को इस तरीका से समकोणित किया जाता है कि माध्यमा धारा की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अंगूठा बल की दिशा को बताता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार बाएं हाथ के अंगूठा तर्जनी माध्यमा को इस प्रकार समकोणित किया जाए माध्यमा धारा की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो इसको आप नोट करिए, ठीक है। आज इसको हम पढ़ते हैं। इसका खोज माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज माइकल फैराडे ने 1831 ईस्वी में किया, ठीक है। देखो 1820 ईस्वी में ऑरेस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में पाया कि विद्युत धारा से चुंबक उत्पन्न होता है। ऑरेस्टेड का प्रयोग में हम क्या पढ़े थे, दो बात सीखे थे कि विद्युत से चुंबक उत्पन्न होता है और विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, दो बात पढ़ लिए थे, ठीक है। अब ये माइकल फैराडे ये सोच रहा था कि अगर विद्युत से चुंबक उत्पन्न हो सकता है तो चुंबक से विद्युत काहे नहीं उत्पन्न हो सकता है। बात समझ में आना, यानी कि जब विद्युत से चुंबक उत्पन्न हो सकता है तो चुंबक से विद्युत काहे नहीं उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। इसने बहुत प्रयास किया विद्युत चुंबक से विद्युत उत्पन्न करने के लिए, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन एक दिन जब प्रयोगशाला में बैठा हुआ था, ठीक है, तो गुस्सा से एक चुंबक को इसे फेंक दिया और वो चुंबक किसी कॉइल के नजदीक जाके गिरा। बात समझ में ना, माने कि एकदम गुस्सा से फेंक दिया चुंबक को। और चुंबक को जैसे फेंक दिया ना, तो कॉइल के नजदीक, कॉइल होता क्या है, तो तार को लपेट के जैसे आप लोग पढ़े ना, पढ़ाए थे आप लोगों को परिनालिका, कि तार को लपेटा हुआ, ठीक है, माने कि तार को जब लपेट देते हैं तो इसको कुंडली कहते हैं। तो कुंडली के नजदीक गया, जैसे कुंडली के नजदीक गया उसमें करंट आ गया, ठीक है। अब उसको पता नहीं चला क्या है हुआ। फिर उसने चुंबक उठाया, फिर से फेंका, फिर से करंट, फिर उठाया, फिर से फेंका, फिर से करंट। और उसने आश्चर्यचकित हो गया, माने जैसे चुंबक उसके नजदीक लेके जाता था करंट आता था, खींच लेता था, फिर करंट वापस खत्म, फिर नजदीक लेके जा रहा है करंट आता था। और इससे उत्पन्न हो गया चुंबक से विद्युत, विद्युत से तो चुंबक उत्पन्न, और ऑरेस्टेड ने कर दिया कि विद्युत से चुंबक उत्पन्न होता है, और उसने दिखा दिया अपने एक्सपेरिमेंट में। अब ऑरेस्टेड ने क्या किया कि जब वो प्रयोगशाला में था तो इस तरीका की जब घटना हुआ ना, तब इस घटना का नाम दिया उसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण। माने विद्युत की उत्पत्ति जब चुंबक से हो तब इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब इसके लिए वो अलग अलग तरीका का प्रयोग करना शुरू कर दिया। एक कुंडली लिया,
और इस कुंडली में लगाया गैल्वेनोमीटर, यानी इसमें गैल्वेनोमीटर ये बताएगा कि इसमें करंट है कि नहीं है। और जब इसके नजदीक जब चुंबक को अपेक्षित गति कराते हैं, चुंबक को आगे पीछे गति कराते हैं, तो जिसके कारण इसमें करंट उत्पन्न हो जाता है। और इसमें करंट उत्पन्न या धारा उत्पन्न होने की घटना को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यानी है क्या कि जब किसी कुंडली के नजदीक में ला करके चुंबक को अपेक्षित गति कराते हैं, तो जिससे कुंडली में प्रेरित धारा का उत्पत्ति होती है, इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण करते हैं। यानी अगर ये कोई तार है, इसको अगर हम इसके नजदीक अगर आगे पीछे ऐसे गति कराते हैं ना, ऐसे गति कराते हैं, तो इसमें एक धारा उत्पन्न होने लगता है, और इस धारा का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यानी कि हम इसको कहते हैं, इस घटना को कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है। और तब लगा साइंटिस्ट को कि विद्युत जो है वह चुंबक से उत्पन्न होती है, और चुंबक जो होता है वह विद्युत से उत्पन्न होती है। यानी इन दोनों के बीच एक संबंध स्थापित हो गया। यानी पहले ये समझता था कि विद्युत एक अलग चीज है और चुंबक एक अलग चीज है। लेकिन जब 1820 ईस्वी में ऑरेस्टेड ने यह प्रूफ कर दिया कि विद्युत से चुंबक उत्पन्न होता है, और 1831 ईस्वी में माइकल फैराडे ने यह दिखा दिया कि चुंबक से विद्युत उत्पन्न होती है, तो इस दोनों घटना से समझ में आया कि अच्छा एक दूसरे से वो संबंधित है। यानी अगर चुंबक है तो विद्युत भी है, अब विद्युत है तो चुंबक भी है। समझ में आया ना। अब इसको अलग अलग तरीका से अब इसको चुंबक को अपेक्षित गति कराया, एक बार कॉइल को गति कराया, कॉइल को घुमाया, हर स्थिति में इसमें चुंबक उत्पन्न, हर स्थिति में इसमें विद्युत उत्पन्न हो रहा था। और इस घटना को क्या नाम दिया? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है कि जब किसी कुंडली के नजदीक चुंबक को अपेक्षित गति कराते हैं, जिससे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। कोई दिक्कत? देखो, माइकल फैराडे कौन था? माइकल फैराडे वही छोटा सा बच्चा था जिसके बचपन में उसके माता पिता मर गए थे, उनको छोड़ के चला गया था मात्र 6 साल की उम्र में। 6 साल की उम्र में उसने अपने जीवन को यापन करने के लिए पेपर बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, पेपर घूम के बेचना शुरू कर दिया। जब वो पेपर बेचना शुरू कर दिया तो वो पेपर को पूरा पढ़ लेता था, खुद रीड पूरा कर लेता, पूरा पढ़ लेता था, और लोगों के नजदीक जाके उसका पूरा न्यूज सुना करके बोलता था कि इसमें ये न्यूज, ये न्यूज, ये न्यूज, और पूरा न्यूज होता वो पूरा उसको यादें हो जाता था। और जब वो किसी को सुनाता तो भाई पेपर कौन उससे खरीदेगा? जब न्यूज पता चलिए गया तो पेपर काहे खरीदेगा? तो कोई नहीं खरीदता था उसे। फिर उसने क्या किया, कहा ये धंधा अब चलने वाला नहीं है। तब वो जो तो बाद में जाके जब 11 साल का था, तब उसने जिंद लगाने का काम शुरू किया। जो किताब, मोटे मोटे किताब होते हैं ना, हाँ, वो जो कॉलेज के किताब सब जो होते हैं वो बहुत मोटे मोटे होते हैं, उसमें जिंद लगाने का काम शुरू किया। और जब जिंद लगाने का वो काम शुरू किया तो उस किताब को कोई जिंद लगाने आता था तो उस किताब को कहता था कि भाई रहने दीजिए, हम कल आपको जिंद लगा के दे देंगे। रात भर उस किताब को पहले जिंद लगाता, फिर रात भर उस किताब को पढ़ता और पूरा पढ़ता। ठीक है, और पढ़ते 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 वो बहुत सारी किताब को पढ़ गया। ठीक है, और वही 11-12 साल का बच्चा जो एक दिन एक डेविड साइंटिस्ट जो था, वो बहुत अच्छे लेवल का साइंटिस्ट था। ठीक है ना, तो अच्छे लेवल का साइंटिस्ट था, तो उसका भाषण के शहर में होने वाला था, उसका भाषण, ठीक है, देखने चला गया। और जब किसी थ्योरी के बारे में, माने कि जब बता रहे थे डेविड ने, तो उसके बीच में एक छोटा सा लड़का कहता है कि इस थ्योरी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, और उस लड़का ने बेहतर तरीके से, 11-12 साल का लड़का जो था, एकदम बेहतर तरीके से उसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, और उसने ये भी बता दिया कि इस नंबर पेज में ऐसा और इस तरीका से बात लिखा हुआ, इसको पेज बाय पेज पूरा किताब उसको याद है। और डेविड आश्चर्यचकित होकर के उस बच्चे को अपने साथ रख लिया, अपने प्रयोग में ले जा करके उसको साइंस से प्रति लगाव हो गया था, पढ़ाई से प्रति लगाव हो गया था, और जिसके कारण
वो इतना ज़्यादा पढ़ा कि वो अनाथ बच्चा जो है वो एक दिन जो था विद्युत चुंबक के प्रेरण से विद्युत धारा का खोज कर दिया। आज जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, वो विद्युत चुंबक के प्रेरण से होता है। अगर ये नहीं रहता तो आज ये सब नहीं होता, ये बॉल नहीं होता, यानी कि आप समझ में आ रहा है ना, यानी कि ये सारी चीज नहीं होता। तो आप बताइए कि जब एक अनाथ बच्चा जो अपने कमाई से एक किताब को पढ़ के वो इतना बड़ा बन सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी का खोज कर दिया। आप सोचो ना, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता तो आप कहाँ होते? अगर सिर्फ लाइन, आप कोई कहेगा कि सर लाइन का उपयोग तो खाली रोशनी के लिए करते हैं, पंखा चलाने के लिए करते हैं, बड़े से बड़े फैक्ट्री को चलाने के लिए, बड़े से बड़े इंडस्ट्री को चलाने के लिए, ठीक है। कोई चीज़ अगर आपको बनाना है, कोई भी चीज़ अगर बनाना, जैसे ये पेने बना होगा ना, तो जिस मशीन से बना होगा वो भी मशीन इलेक्ट्रिसिटी पर चलता होगा, उसको भी चलाने के लिए, तो ये नहीं बनता। ये कपड़ा जो आप पहन रहे हैं, ये जो कपड़ा जिस मशीन में बनता होगा वो भी इलेक्ट्रिसिटी में बना होता है। यानी जितने भी चीज़ आपको दिख रहा है बना हुआ चीज़, ये सब के सब इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिसिटी अगर आज नहीं होता, माइकल फैराडे नहीं होता, तो आज हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता तो आज हम कहाँ होते, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। समझ में आना। तो इसलिए देखो पढ़ाई की ताकत कितना है, ठीक है। जिसको इसका नशा लग जाता है ना, जिसका जो भी इसका टेस्ट चख लेता है, वो लोअर टेस्ट में आना ही नहीं चाहता है। तो माइकल फैराडे ने एक छोटा सा बच्चा जो 6 साल की उम्र में उसके माता पिता गुजर गए थे, उसने एक बड़े साइंटिस्ट का, और पता नहीं हजारों आविष्कार इसने किया माइकल फैराडे ने, ठीक है। जिसमें एक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो सबसे अहम टॉपिक है इसका, ठीक है। तो क्या है विद्युत चुंबकीय प्रेरण? जब किसी कुंडली के नजदीक चुंबक को अपेक्षित गति कराते हैं तो जिससे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब इसमें भी देखो करंट जो उत्पन्न होता है। अब जैसे हम इस चुंबक को नजदीक लाते हैं, तो चुंबक को नजदीक लाते हैं तो इसमें करंट इस दिशा में उत्पन्न होता है। और जब चुंबक को हम दूर ले जाते हैं तो करंट जो था वो इस दिशा में उत्पन्न होता है। अगर नजदीक लाए तो करंट इस दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में। अगर हम दूर ले जाते हैं तो क्लॉकवाइज में, यानी कि करंट की 2 दिशा होती है। और प्रत्यावर्ती धारा में यही हम पढ़े हैं। प्रत्यावर्ती धारा में क्या पढ़े कि जब कोई आवेश का प्रवाह किसी निश्चित समय में एक दिशा में और कुछ उतना ही समय के बाद दूसरी दिशा में प्रवाहित होता है, तो जितना समय इधर जाता है उतना ही समय वो लौट जाता है। बात समझ में आया ना। तो यानी कि यही है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना, और अभी से विद्युत उत्पन्न। अब इसके लिए इसका गति के बारे में कौन बताया? इसके गति के बारे में फ्लेमिंग ने ही बताया। इसके दिशा के बारे में, इसमें करंट की दिशा के बारे में कौन बताया था? फ्लेमिंग ने अपने दक्षिण हस्त नियम बताया। दक्षिण हस्त नियम क्या है? देखो उसने क्या किया कि जैसे एक चुंबकीय क्षेत्र में जैसे एक चालक पदार्थ को, यानी कुंडली को गति कराया तो उसमें धारा उत्पन्न हो। समझ में ना। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी चालक पदार्थ को गति करवाया, जैसे अगर मान लेते हैं जैसे इस रूम में चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, वो चालक पदार्थ लेते हैं, ठीक है। एक चालक पदार्थ में वो तार लिए, ठीक है, देखिए गति करा रहा है ना। क्या हुआ ये पता है क्या हुआ? जैसे गति कराया ना वैसे इसमें करंट आ गया। जैसे चुंबकीय क्षेत्र में ले जाके इसको हिलाया ना, इसमें करंट आ गया, ठीक है। और इस करंट के बारे में तो आपको पता है कि विद्युत चुंबकीय, क्योंकि जैसे अगर इस दोनों में से अगर किसी को भी हिलाइएगा तो इसमें करंट उत्पन्न होना है, ठीक है। और इस करंट के दिशा के बारे में बताया फ्लेमिंग ने अपने
दक्षिण हस्तीय में यानी नहीं, वाम हस्ती में तो पढ़ा दिए, इसलिए लिखा दे वाम हस्ती में। हाँ, इस चुंबकीय क्षेत्र और गति के बारे में, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र, गति और धारा के दिशा में बताया फ्लेमिंग ने अपने वाम हस्तीय में। फ्लेमिंग का वाम हस्तीय में क्या कहता है? फ्लेमिंग का अगर जैसे चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ है, अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, ठीक है ना, और मान लेते हैं कि धारा के दिशा गति जो था ऊपर नीचे कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जो धारा उत्पन्न हुआ ना वो इस तरफ उत्पन्न हो गया। ठीक, नहीं समझ में आ रहा? ठीक है, देखो फ्लेमिंग ने अपने क्या किया, अपने वाम हस्तीय में जैसे इस तरफ क्या किया, इधर से चुंबक इस तरफ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ है, और इसके बीच में वो तार लिया, ठीक है, तो तार को ऊपर नीचे गति कराए, तो तार को जब ऊपर ले जाता है, ठीक है, तो उसकी धारा की दिशा एक अलग होती है, जब वो नीचे आता है तो धारा की दिशा बदल जाती है। और इसके लिए वो फ्लेमिंग ने अपने दक्षिण हस्तीय में कहा, ठीक है, कि अपने बाएं हाथ के, बाएं नहीं दाहिने हाथ के, ठीक है, अपने दाहिने हाथ के अंगूठा, तर्जनी, माध्यमा को इस तरीका से समकोण में, कल ऐसा था, ठीक है, आज ऐसा है, ठीक है ना, अपने दाहिने हाथ के अंगूठा, तर्जनी और माध्यमा को इस तरीका से समकोणित किया जाए, ठीक है ना, जिसमें तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा बल की दिशा नहीं, गति की दिशा, उसमें सिर्फ बल नहीं होके गति हो जाएगा, बाकी सब चीज हो जाए, और माध्यमा धारा की दिशा को बताता है। यानी कि अपने दाहिने हाथ के अंगूठा, तर्जनी, माध्यमा को इस तरीका से समकोणित किया जाए कि माध्यमा धारा की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अंगूठा गति के दिशा को दिखाता है, ठीक है ना, समझ में? अब यहाँ देखो गति देखो कैसा है, अब ये चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं इस तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ है, समझ में ना? अब जैसे चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ है और हम क्या इधर गति किधर कर रहे हैं, ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, धारा इधर उत्पन्न हो रहा है, लेकिन जैसे हम इसको ऐसे कर दिए, धारा किधर चला गया, उस तरफ, ठीक है, जैसे अगर हम नीचे ले जाएंगे तो धारा उधर होगा, ठीक है, जैसे अगर हम नीचे जाएगा गति, अगर जैसे तार की गति नीचे जाएगा, हम जैसे नीचे किए तार को, तो ठीक है ना, धारा उस तरफ, ठीक है, और जैसे हम इसको ऊपर किए, ठीक है, तो धारा की दिशा उल्टी हो गया ना, ठीक है, यानी कि नीचे करेंगे इसको, नीचे करेंगे, ऊपर करेंगे तो यहाँ पर दिशा बदल जाएगा, ठीक है। तो क्या था फ्लेमिंग का दक्षिण नियम, कि अपने दाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी, माध्यमा को इस तरीका से समकोणित किया जाए कि माध्यमा धारा की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अंगूठा गति की दिशा को दिखाता है। को वाम हस्ती में दक्षिण हस्ती में कोई अंतर नहीं है, ठीक है, आपको वाम के जगह पर दक्षिण करना है, अब बल के दिशा पर गति करना है, ठीक है। तो बताइए फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार अंगूठा, तर्जनी, माध्यमा को इस प्रकार समकोणित किया जाए कि माध्यमा धारा की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा गति के दिशा को दिखाता है, ठीक है ना, समझ में आना। आप लोग इसको तो नोट कर लिए ना, तो आप लिखिए फ्लेमिंग।